मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर ऑडिट डिस्कशन। सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा सिलेबस कंप्लीशन के बाद जो है अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चंस यानी कि दिसंबर 2020 में जो पेपर हुआ था ऑडिट एंड एश्योरेंस का। सो दिसंबर 2020 में 3 क्वेश्चंस जो हैं जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो 3 क्वेश्चंस जो है पूछे गए, एक 30 मार्क्स का, एक 20 और एक 20 मार्क्स का। सो उन तीनों क्वेश्चंस को जो है स्टूडेंट्स हम आने वाले वीडियोस में जो है कंप्लीट करेंगे। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस है, दिसंबर 2020 का जो पेपर है जो रिसेंटली हुआ था, तो उसी के क्वेश्चंस जो है हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बेसिकली प्रोसीजर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो चैप्टर नंबर 10 का इसका पूरा मेन पार्ट रहेगा, फिर उसमें कुछ रिपोर्टिंग से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इनमें मिक्स किए गए हैं। सो लेट्स स्टडी द क्वेश्चन। पहले पूरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है 1 बाय 1 इसके सारे क्वेश्चंस को जो सब पार्ट्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। This scenario relates to 4 requirements, A, B, C, D, 4 क्वेश्चन इसमें है। It is 1 July 2015. You are an audit manager. आप क्या हैं? You are an audit manager of Sagitari and Company. So Sagitari and Company जो है, this is the audit firm. ये एक audit firm है। And you are in charge of 2 final audits which are due to commence shortly. तो आप ऑडिट मैनेजर हैं, आपको इंचार्ज बनाया गया 2 फाइनल ऑडिट्स का जो अभी शॉर्टली कमेंस होने वाले हैं यानी कि शुरू होने वाले हैं। आगे लिखा है वेगा विस्ता कंपनी, Vega Vista Company and Canopus Company are both existing clients with a financial year ended 31st March 2015. तो ये जो 2 कंपनीज हैं, Vega Vista Company and Canopus Company, ये दोनों जो हैं सगितरी कंपनी जो कि ऑडिट फर्म है, इनके प्रेजेंट के क्लाइंट्स हैं और इन दोनों का जो ईयर एंड है स्टूडेंट्स वो है 31st मार्च 2015 में। आगे लिखा है Vega Vista Company is a नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है विच रेजेस फंड्स फॉर डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज। ये जो भी डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज हैं यानी कि जो डाउन ट्रोडन है, जो गरीब हैं, उनके लिए जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है फंड्स रेज करता है। And the draft financial statements show revenue of $0.8 million. तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वेगा विस्ता कंपनी, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बताया गया है कि इनका जो इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो कितना है, $0.8 मिलियन का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। आगे लिखा है स्टूडेंट्स कैनोपस कंपनी मैन्युफैक्चर्स पेंट प्रोडक्ट्स। जो दूसरी कंपनी है ये भी इनका क्लाइंट है। कैनोपस कंपनी जो है ये पेंट प्रोडक्ट्स को जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं इन 7 फैक्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में इनकी कुल मिलाकर के कितनी फैक्ट्रीज हैं? 7 फैक्ट्रीज हैं। फिर आगे लिखा है अक्रॉस द कंट्री एंड द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ $11.6 मिलियन। सो इनके कुल मिलाकर के जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी है वो $11.6 मिलियन जो है ये बताई गई है। सो लायबिलिटीज और इक्विटी को दोनों को मिला दिया। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कैनोपस कंपनी के बारे में। कैनोपस कंपनी एक तो ये पेंट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, कुल मिलाकर के इनके 7 फैक्ट्रीज हैं और इनका जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है दैट इन टोटल ये कितना है, $11.6 मिलियन है। फिर आगे लिखा है द फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन ब्रॉट टू योर अटेंशन फॉर ईच कंपनी। तो इन दोनों कंपनीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे बताई गई हैं। पहले हम देखते हैं वेगा विस्ता कंपनी जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में क्या बताया गया है। नाउ स्टूडेंट, अब आपको यहां पे बिल्कुल केस स्टडी ध्यान से पढ़नी है क्योंकि इसी के बेसिस पर आप अपने सारे प्रोसीजर्स डिफाइन करेंगे। नाउ सबसे पहले हम वेगा विस्ता कंपनी के इनकम के बारे में हम बात करेंगे। Vega Vista Company generates income in number of ways. The main source of income is via an annual food and music festival held in September every year.
तो ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इनका सालाना एवरी ईयर जो है ये एक फूड फेस्टिवल और एक म्यूजिक फेस्टिवल ये अरेंज करते हैं हर साल के जो सितंबर के महीने में। तो यहां से जो है इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट होता है एनुअल फूड फेस्टिवल एंड म्यूजिक फेस्टिवल के कारण। आगे लिखा है टिकट्स विच कॉस्ट $35, एक टिकट की कीमत है $35 एंड आर सोल्ड इन 9 month पीरियड प्रायर टू द इवेंट, यानी कि इवेंट होने से पहले, यानी कि 9 month पहले जो है आप उसको इन टिकट्स को परचेज कर सकते हैं। एंड कैन बी परचेज्ड इन एडवांस ऑनलाइन, और ऑनलाइन में जो है आप जाकर के इन टिकट्स को परचेज कर सकते हैं, और ऑन द डे ऑफ द इवेंट फॉर कैश, और जिस दिन इवेंट का डे है उस दिन आप जो है कैश दे करके परचेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एडवांस में बुकिंग करना है तो फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी है, या फिर ऑन द डे ऑफ इवेंट अगर आपको परचेस करनी है टिकट, देन यू नीड टू पे द कैश। सो टिकट्स कॉस्टिंग $35 आर सोल्ड इन 9 month पीरियड प्रायर टू द इवेंट एंड कैन बी परचेज्ड इन एडवांस ऑनलाइन और ऑन द डे ऑफ द इवेंट फॉर कैश। नाउ आगे हम बात करेंगे approximately 15,000 people attended the September 2014 event। तो स्टूडेंट्स 15,000 लोगों ने जो है अटेंड किया, तो यानी कि 15,000 मल्टीप्लाई बाई 35 करो तो उतना जो भी अमाउंट आएगा दैट मच जो है इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। So approximately 15,000 people attended the September 2014 event and more are anticipated for 2015। तो 2014 में 15,000 लोगों ने अटेंड किया है और 2015 में और भी ज्यादा उम्मीद है। तो बेसिकली जो आज की जो डेट है जिस दिन ये इंफॉर्मेशन ऑडिटर को दिया जा रहा है, ये 1 जुलाई 2015 को दिया जा रहा है, यानी कि 2015 में भी अभी जो कमिंग सितंबर है उसमें 15,000 से ज्यादा लोगों की जो है इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है। आगे लिखा है स्टूडेंट्स, एट द इवेंट देयर आर अ नंबर ऑफ स्टॉल्स selling food and the charity receives a fixed percentage of these sundry sales। So basically इस इवेंट के दौरान कई सारे स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं जो कि फूड बेचते हैं, खाना, अलग अलग टाइप के डिशेस वगैरह बने होंगे। एंड द चैरिटी रिसीव्स अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ दीज सन्ड्री सेल्स, यानी कि जो कुल मिलाकर के जो भी टोटल सेल्स होंगे उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो पैसा चैरिटी में जाएगा। आगे लिखा है, ऑल्सो ड्यूरिंग द फेस्टिवल वॉलंटियर्स ऑफ द चैरिटी साइन अप इंडिविजुअल्स टू मेक मंथली डोनेशंस। जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा है, जैसे इनका जो भी सितंबर में जो फेस्टिवल होता है, तो उस समय कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, ये सभी पब्लिक से बात करते हैं कि सर क्या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कुछ डोनेशंस वगैरह देंगे। तो लोगों से पर्सनली ये लोग मिलकर के जो है मंथली डोनेशंस जो है ये बात करते हैं। सो ड्यूरिंग द फेस्टिवल द वॉलंटियर्स ऑफ द चैरिटी साइन अप individuals to make monthly donations and these are paid by bank transfer to the charity। so volunteers का काम क्या है, लोगों को पकड़ना कि भाई आप भी डोनेशन करो, आप भी डोनेशन करो, और ये मंथली डोनेशन करेंगे और ये पूरा बैंक के द्वारा जो है चैरिटी में जाकर के ये ट्रांसफर होंगे। these are paid by bank transfer to the charity। फिर आगे लिखा है, तो मतलब चैरिटी के लिए जो भी ये पे करेंगे तो बैंक ट्रांसफर के द्वारा ही वो पे करेंगे। आगे लिखा है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द ऑडिट प्लानिंग द कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ ऑफ इनकम वाज फ्लैग्ड एज अ की ऑडिट रिस्क। तो यहां पर इस केस में यानी कि वेगा विस्ता कंपनी जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेन रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क, दो चीजें बताई गई है। एक तो कंप्लीटनेस, एक तो हम बात करेंगे यहां पे कंप्लीटनेस की और दूसरी हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो ये दो असर्शंस हैं, इनको अब हमें अच्छे से चेक करना पड़ेगा क्योंकि इन पर जो है की ऑडिट रिस्क जो है ये बताया जा रहा है। नाउ ये तो हमने पढ़ लिया पूरा जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वेगा विस्ता कंपनी। अब हम बात करते हैं कैनोपस कंपनी। कैनोपस कंपनी
restructuring provision. Now understand what is this restructuring provision. यानी कि provision को restructure किया जा रहा है, provision create किया जा रहा है. Canopus company recently announced plans to fundamentally restructure its production processes due to a change in the focus of company's operations. So Canopus company ने recently ये announce किया कि ये अपने जो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं उनको फंडामेंटली रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि ड्यू टू अ चेंज इन फोकस ऑफ कंपनी ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो फोकस है वो चेंज हो गया है. ठीक है ना. It has included a $2.1 million restructuring provision in the draft financial statement. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना अमाउंट इंक्लूड किया गया है फॉर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, वो है $2.1 million. फिर आगे लिखा है द रीस्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स अ रिफर्बिशमेंट ऑफ द फैक्ट्रीज. और इस रिस्ट्रक्चर में क्या चीजें करनी है? एक तो फैक्ट्रीज में कुछ नए नए चेंजेस करने हैं, द परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट, नया प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेज करना है, एंड रीट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ. जो स्टाफ अभी है उनको दोबारा से रीट्रेन करना. तो ये सारी चीजें जो है हम लोग एक तरीके से चेंजेस करने वाले हैं. These plans were finally agreed to a board meeting. So board meeting में इन सभी plans को मान लिया गया. These plans were finally agreed to a board meeting in March 2015 and announced to shareholders and employees just before the year end. मतलब ये जितने भी plans हैं इन्हें बोर्ड मीटिंग में जो है अग्री कर लिया गया और अनाउंस किया किसको? शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज जस्ट बिफोर द ईयर एंड, साल के खत्म होने से पहले ही. और इनका साल कब खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स? डेट क्या आती है? यस, 31 मार्च 2015 से पहले इन्होंने जो है अपने एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स को जो है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है. तो ये तो हमने बात कर ली रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन की. अब हम बात करते हैं बैंक लोन्स की. इसमें यह बताया गया है in readiness for the operational changes, the directors of Canopus company decided to restructure the company's bank loans. तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने कंपनी के बैंक लोन्स को भी जो है रीस्ट्रक्चर करेंगे. तो इन्होंने क्या क्या किया? एज अ रिजल्ट सेवरल लॉन्ग टर्म लोन्स वर रीपेड अर्ली. जो इनके लॉन्ग टर्म लोन्स थे उनको टेन्योर से पहले ही फटाफट रीपे कर दिया गया. एंड अ न्यू 10-year bank loan of $4.8 million was taken out on 1st January 2015. यानी कि पुराने जो लॉन्ग टर्म लोन्स थे उनको रीपे कर दिया गया और जो नया लोन लिया गया, न्यू 10-year बैंक लोन ऑफ $4.8 million was taken on 1st January 2015. 1 जनवरी 2015 को जो है नए लोन लिए गए 10 साल के लिए. फिर आगे लिखा है द रीपेमेंट्स ऑफ $150,000 आर ड्यू क्वार्टरली इन अरियर्स विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट. सो यानी कि हर क्वार्टर में जो है आपके रीपेमेंट ऑफ 1,50,000 जो है ये अमाउंट ड्यू है इस क्वार्टर के लिए, जिसमें ब्याज भी इंक्लूडेड है. तो ये हमने बात कर ली स्टूडेंट्स बैंक लोन्स की. ना अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू वेगा विस्ता कंपनीज इनकम. सो वेगा विस्ता कंपनी के इनकम की हम बात करें तो इनको इनकम कैसे मिलती है? एक टिकट जो है इनका $35 का है और 15,000 लोगों ने पिछले साल जो है अटेंड किया था. फूड स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं. तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आप लगाएंगे. देखिए, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स फॉर वेगा विस्ता कंपनीज इनकम. ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ ऑल वेगा विस्ता कंपनीज इनकम एंड कास्ट टू कंफर्म कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस एंड अग्री टू ट्रायल बैलेंस. सबसे पहले एज एन ऑडिटर आप क्या करेंगे? आप वेगा विस्ता कंपनी का जो शेड्यूल है, इनकम शेड्यूल का शेड्यूल क्या होता है बच्चों? एक तरीके से स्टूडेंट्स ये टेबल होता है कि वेगा विस्ता कंपनी को अगर पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है, 1 2 3 4 कौन कितने सोर्सेज हैं. सो ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ ऑल वेगा विस्ता कंपनीज इनकम एंड कास्ट टू कंफर्म कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी of the balance
एंड अग्री टू ट्रायल बैलेंस एंड कास्ट टू कंफर्म कंप्लीटनेस। और इसको चेक करिए कि एक तो शेड्यूल मंगा लीजिए कि वेगा विस्ता को इनकम कहां कहां से आती है, और उस इनकम को आप देखिए कि कहां कहां से इनकम आ रही है और क्या वो एक्चुअल में सारी की सारी इनकम रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, ये आपको चेक करना है। तभी आप जो है कंप्लीटनेस को कंफर्म कर पाएंगे। एक्यूरेसी का मतलब जितनी इनकम है क्या उतना ही इनकम रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि अर्थमेटिकल चेक करेंगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, उसमें कोई गलती तो नहीं है। एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस एंड अग्री टू द ट्रायल बैलेंस, और इसी अमाउंट को जो है हम ट्रायल बैलेंस से जाकर के इसको फिर मैच भी करेंगे। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, कंपेयर द इंडिविजुअल कैटेगरीज ऑफ इनकम ऑफ फेस्टिवल टिकट सेल्स। एक तो आपको करना क्या है, इंडिविजुअल कैटेगरीज ऑफ इनकम ऑफ फेस्टिवल टिकट सेल्स, सन्ड्री सेल्स एंड डोनेशंस अगेंस्ट प्रायर ईयर्स एंड इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। क्योंकि जब इनकम आती है तो अलग अलग कैटेगरी में, एक तो इनकम कैसे आती है, फेस्टिवल के टिकट्स को बेच करके, दूसरी क्या है, सन्ड्रीज के सेल्स। सन्ड्री स्केल्स में जो बाकी जितने भी, जैसे ये लोग कोई भी डिशेस वगैरह बनाते हैं, खाना वगैरह, उसको जब ये बेचते हैं। देन डोनेशंस भी इनको मिलते हैं अगेंस्ट प्रायर ईयर्स एंड इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। तो यहां पे बताया गया कि पिछले साल के जो भी है फेस्टिवल टिकट सेल कितने का हुआ, सन्ड्री सेल कितने का हुआ, डोनेशन कितने का हुआ, उसको इस साल से कंपेयर करेंगे। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं तो फिर उन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को जो है फिर आप यहां पर जो है इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। अगला पॉइंट बताया गया है, फॉर द एनुअल फेस्टिवल construct a proof in total calculation of the number of tickets sold, approximately 15,000 multiplied by the ticket price, that is $35. Compare this to the income recorded and discuss any significant difference with management. यानी कि एनुअल फेस्टिवल के लिए, जो पिछले साल जो एनुअल फेस्टिवल जो हुआ था उसके लिए प्रूफ इन टोटल कैलकुलेशंस करिए। प्रूफ इन टोटल कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, कितने लोग आए थे उस इवेंट में, 15,000 लोग, और 15,000 मल्टीप्लाई बाय $35, $35 को 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना अमाउंट जो है इनकम जनरेट हुआ। क्या उतना ही अमाउंट एक्चुअल में रिकॉर्ड किया गया है? अगर नहीं, उसमें कुछ डिफरेंस आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, डिस्कस एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस विद मैनेजमेंट। अगर कोई डिफरेंस आता है तो फिर आपको जो है मैनेजमेंट से जो है इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर टिकट्स सोल्ड on the day of the festival, reconcile from ticket stubs the number of tickets sold, multiply by $35 and agree these sales to cash banked in the bank statement. तो बेसिकली कुछ तो टिकट्स ऐसे हैं जो अपन एडवांस में लेते हैं और कुछ टिकट्स जो है ऑन द डेट ऑफ द फेस्टिवल भी बेचे जा रहे हैं। तो जो टिकट्स ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल बेचे जा रहे हैं उन्हें टिकट स्टब्स के साथ जो है कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं ये टिकट स्टब्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक टिकट होती है जो हम टिकट को सेल करते हैं, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इस तरीके से ना, एक डॉटेड होता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी जैसे $35 यहाँ पे भी लिखा रहेगा और $35 जो है यहाँ पे भी लिखा रहेगा। तो ये वाला हिस्सा टियर करके जो है कस्टमर को दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये जितने बिकेंगे उतने ही यहाँ पे जो है STUBS, स्टब्स बोलते हैं इनको, तो ये स्टब्स भी उतने ही होने चाहिए। तो यहां पे करना क्या है, फॉर टिकट सोल्ड ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल रिकंसाइल फ्रॉम टिकट स्टब्स द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 35 से, एंड अग्री दीज सेल्स, और ये सारे के सारे सेल्स को आपको वेरीफाई करना है, टू कैश बैंक्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। तो वहां पे तो आप कैश बेसिस पे आपने कैश कलेक्ट किया और वो पूरा का पूरा क्या बैंक में डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को जो है आप बैंक स्टेटमेंट देख करके जो है इसको वेरीफाई करेंगे। आगे लिखा है स्टूडेंट्स, डिस्कस विद मैनेजमेंट their procedures for ensuring advance ticket sales for the September 2015 festival and excluded 2015 are excluded from income and instead recognized as a deferred income in the statement of financial
पोजीशन। कहने का मतलब यहां पे कट ऑफ की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। यहां पर जो है हम लोग कट ऑफ की जो है जनरली हम यहां पे बात कर रहे हैं। इसमें ये बताया गया है मैनेजमेंट के साथ आपको डिस्कस करना है। डिस्कस विद मैनेजमेंट देयर प्रोसीजर फॉर एंश्योरिंग एडवांस टिकट सेल्स, किस तरीके से वो एडवांस टिकट सेल्स को एंश्योर करते हैं फॉर सितंबर 2015 फेस्टिवल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम। मतलब जो चीज आप एडवांस में रिसीव करते हैं तो उस चीज को आप इनकम करके जो है आप कंसीडर नहीं कर सकते, एंड इंस्टेड रिकॉग्नाइज्ड एज डिफर्ड इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो उसको जो है एज अ डिफर्ड इनकम जो है उसको हमको ट्रीट करना है फाइनेंशियल पोजीशन में। तो इस चीज को आप पूरा देखेंगे कि किस तरीके से जो है मैनेजमेंट इस चीज को मेक श्योर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज select a sample of advance ticket sales made online. Agree that the transaction has been excluded from current year income and follow through to inclusion in deferred income. तो जो भी टिकट्स एडवांस में बेचे गए हैं, एडवांस में आपने जो भी सेल किया गया है उसको एज अ करंट ईयर इनकम जो है आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। आपको ये चीज मेक श्योर करनी है उसको जो है एज अ डिफर्ड इनकम जो है शो किया गया है, कि मतलब ये इनकम जो है फ्यूचर की इनकम है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्री जर्नल एंट्री टू ट्रांसफर प्रायर ईयर डिफर्ड इनकम relating to 2014 festival to current year income to the ledger and agree figures to prior year financial statements. अब इसमें करना क्या स्टूडेंट, जो 2014 में जो जिस इनकम को आपने डिफर्ड इनकम माना था वो करंट ईयर की जो है इनकम बन जाएगी। तो यानी कि आपको उसके लिए प्रॉपर जर्नल एंट्री को जो है आपको वेरीफाई करना है। सो 2014 में जो डिफर्ड इनकम थी दैट विल बिकम द करंट ईयर इनकम, और इस साल की जो डिफर्ड इनकम है उसे हम जो है करंट ईयर इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अग्री जर्नल एंट्री टू ट्रांसफर प्रायर ईयर, पिछले साल का जो डिफर्ड इनकम है रिलेटिंग टू 2014 फेस्टिवल टू करंट ईयर इनकम टू द लेजर एंड अग्री फिगर्स टू प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और पिछले साल का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या अमाउंट सही है नहीं है ये भी आपको देखना है। अगला पॉइंट है फॉर सन्ड्री सेल्स। सन्ड्री सेल्स में इसमें बड़े सारी चीजें, जैसे आपने कोई खाने पीने का सामान बेच दिया, कोई और खिलौने, इस टाइप की छोटी मोटी चीजें जो भी हैं। फॉर सन्ड्री सेल्स obtain a breakdown of income received per stall, एक स्टॉल से कितना पैसा आपको मिल रहा है, how much amount you are receiving, and agree to supporting documentation provided by each stall holder. हर एक स्टॉल होल्डर, क्योंकि वहां पे कई सारे लोग आकर के स्टॉल्स लगाते हैं, सो हर स्टॉल होल्डर जो है कितना मतलब उसने सेल किया है और वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन देगा उससे आप उसको वेरीफाई करेंगे। Recalculate the fixed percentage received is as per the agreement कॉन्ट्रैक्ट मेड विद वेगा विस्ता कंपनी। तो ये जितने भी स्टॉल्स लगाएंगे, ये लोग जो भी सेल करेंगे उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो वेगा विस्ता कंपनी के चैरिटी में जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये जो भी स्टॉल जो होल्डर्स हैं क्या इन्होंने प्रॉपर तरीके से एज पर द अग्रीमेंट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो फिक्स्ड अमाउंट है वो ट्रांसफर किया है नहीं किया है, इसको आप एक बार जो है रिकैलकुलेट करके देखेंगे। अगला पॉइंट है कंपेयर सन्ड्री सेल्स per stall holder to prior year sales data and investigate any significant differences. तो पर स्टॉल होल्डर का जो भी सेल हुआ है उसको पिछले साल के सेल्स डेटा से कंपेयर करिए और उनमें अगर कोई डिफरेंसेस आता है तो फिर आप उसको जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे। फॉर मंथली डोनेशंस ट्रेस अ सैंपल ऑफ डोनेशंस फ्रॉम साइन अप डॉक्यूमेंटेशन टू द बैंक स्टेटमेंट्स, cash book and income listing to ensure that they are recorded completely and accurately. So जो monthly donations हैं उनका कुछ sample आप देखेंगे, उसको sample उठा करके उसको आप trace करेंगे, कहाँ पे cash book में देखेंगे, income listing में उसको देखेंगे, bank statement में उसको देखेंगे, मतलब काफ़ी सारी जगह जो है आप उसको agree करेंगे, तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि yes ये सारे donations जो हैं completely और accurately जो है इनको record किया गया है। अगला पॉइंट है फॉर अ सैंपल ऑफ न्यू डोनर्स इन द ईयर अग्री द मंथली सम एंड स्टार्ट डेट
from their completed forms and trace to the monthly donations received account and agree to the cash book and bank statement. कई सारे ऐसे, अब जैसे वहाँ पे जो फेस्टिवल होता है तो उसमें नए डोनर्स को भी हम लोग जो है एनरोल कर लेते हैं कि हर मंथ में वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके देंगे. सो जो भी न्यू डोनर्स हैं उनका भी हम एक सैंपल उठा लेंगे और आपको देखना है क्या वो अग्री कर रहे हैं मंथली सम के लिए, कितना वो अग्री करे हैं, कितना अमाउंट वो पे कर रहे हैं और किस तारीख से वो पे कर रहे हैं, और जो भी वो पे कर रहे हैं क्या उसको कैश बुक में जाकर के और बैंक स्टेटमेंट में जाकर के आप उसको वेरीफाई करेंगे. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है विस्टा जो कंपनी है, यानी कि जो वेगा विस्टा कंपनी जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा इनकम जो है आप लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे. सो दिस इज द पार्ट ए. नाउ इसके बाद जो पार्ट बी क्वेश्चन है ये है डिस्क्राइब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. Describe substantive procedures the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to Canopus Company's restructuring provision. So students पिछला पार्ट जो था वो इनकम के रिकॉर्डिंग था और ये जो है restructuring provision के बारे में जो है ये क्वेश्चन है. इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स, एक तो पहले हम केस स्टडी देख लेते हैं. रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे कि ये लोग रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अपने फैक्ट्रीज को, प्रोडक्शन प्रोसेस को, तो उसमें प्लांट इक्विपमेंट ये नया लेकर के आने वाले हैं, परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन एग्जिस्टिंग स्टाफ को भी जो है ये लोग ट्रेन करने वाले हैं. एंड हाउ मच प्रोविजन दे हैव इंक्लूडेड, दैट इज $2.1 मिलियन का प्रोविजन इन्होंने इंक्लूड किया है. तो इसके भी सारे पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन. सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फॉर कैनोपस कंपनीज रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन. First point is cast the breakdown of the restructuring provision to ensure it is correctly calculated and agree the total to the trial balance. So एक तो restructuring provision का जो breakdown है, मतलब किस किस आइटम के लिए क्या कितना कितना प्रोविजन है वो ब्रेकडाउन मंगा लीजिए और उसको दोबारा कैलकुलेट करके जो है अग्री करिए ट्रायल बैलेंस से, क्या एक्चुअल में जो करेक्ट अमाउंट ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू द बोर्ड मिनट्स. नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे प्रोसीजर है. बोर्ड मिनट्स को आप रिव्यू करेंगे वेयर द डिसीजन टू रीस्ट्रक्चर द प्रोडक्शन प्रोसेस वाज टेकन एंड कंफर्म द डिसीजन वाज मेड इन मार्च 2015. सो बोर्ड मिनट से हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा कि यस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया है कि भाई मार्च 2015 में जो है ये डिसीजन लिया गया है कि हमें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है रीस्ट्रक्चर करना है. अगला पॉइंट है review the announcement to shareholders and employees in late March to confirm that this was announced before the year end. तो ये एक year end वाला इवेंट होना चाहिए क्योंकि year end के बाद अगर करेंगे so that will be a subsequent event. तो इसलिए as an auditor आपको ये भी confirm करना है कि शेयर होल्डर्स को और एम्प्लॉयज को जो है मार्च के खत्म होने से पहले ही उनको अनाउंस किया गया था बिफोर द ईयर एंड. क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मान लो ये मार्च के बाद अगर अनाउंस करते हैं ना तो फिर वो सब्सिक्वेंट इवेंट में काउंट हो जाता, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से फिर उसको हमें शो करना होता है. नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्टेन अ ब्रेकडाउन ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन एंड कंफर्म दैट only direct expenditure relating to restructuring is included. So एक तो breakdown of जो भी restructuring का provision का breakdown है वो मंगा लीजिए और आपको इस बात को make sure करना है restructuring के लिए जो भी direct expenditure किया जा रहा है ना उसी को हम include करेंगे. We need to take only the direct expenditures. Next point is review the expenditure to confirm that there are no retraining costs of existing staff included. तो बेसिकली एक्सपेंडिचर को आप रिव्यू करेंगे एंड इस बात को कंफर्म करना है कि देर आर नो रीट्रेनिंग कॉस्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ इंक्लूडेड. यानी कि जो यहाँ पे जो हम जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें एग्जिस्टिंग स्टाफ का जो भी कॉस्ट है उनके रीट्रेन कराने का वो इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए. तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है. For the cost included within the provision, including acquisitions of plant and machinery, agree to supporting documentation such as purchase invoices to confirm validity and value of items included. That means
आप जो भी यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी आप परचेज वगैरह करेंगे, कितने का परचेज करेंगे, उसका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो प्रोविजन का जो अमाउंट है वो कितना एक्यूरेट है, किस बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इतने रुपए का, इतने डॉलर्स का जो है हमें प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट हमें परचेज करना है, तो वो सारी चीजें जो है एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन से जो है आप उसको वेरीफाई करेंगे। Next point is review post year end payments or invoices relating to the expenditure and confirm the actual costs incurred to the amounts provided to assess whether the amount of provision is reasonable। साल के खत्म होने के बाद एक्चुअल में इन्होंने कितना पेमेंट किया है, कितना इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, उसको जो है फिर आप कंपेयर करेंगे किससे, कि जो भी प्रोविजन आपने क्रिएट किया, और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्रोविजन जो क्रिएट किया है क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एक्चुअल में जब हम लोग एक्सपेंडिचर करने बैठते हैं तो हो सकता है कि प्रोविजन से ज्यादा हम लोग एक्सपेंडिचर कर दें, तो यानी कि द प्रोविजन जो है वो रीजनेबल नहीं है, हमें और भी ज्यादा प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत थी। तो इस चीज को भी जो है यहां पर ऑडिटर जो है वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन confirming management discussions in relation to the announcement of the restructuring and to confirm completeness of the provision। आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट इस बात को कंफर्म करेगा, इस बात को मानेगा कि यस हम लोगों ने रीस्ट्रक्चरिंग करने का अनाउंसमेंट किया है और हमने जो प्रोविजन क्रिएट किया है वो बिल्कुल कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार का एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है एज एन ऑडिटर आपको मैनेजमेंट से ऑब्टेन करना है। Next point is review the adequacy of the disclosures of restructuring provision in the financial statements and assess whether these are in accordance with International Accounting Standard 37, that is provisions, contingent liabilities and contingent assets। आपको इस बात को मेक श्योर करना है कि रिगार्डिंग द प्रोविजन क्या सारे के सारे डिस्क्लोजर्स प्रॉपर हुए हैं, क्या ये सारे के सारे डिस्क्लोजर्स IAS 37 के अनुसार हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसको भी आप यहां पे वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा बी पार्ट। नाउ अब हम देखते हैं हमारा सी पार्ट। Describe substantive procedures the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to companies bank loans। तो ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है स्टूडेंट्स। बैंक लोन के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर्स आपको लगाने हैं। सबसे पहला है ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग लोन्स डिटेलिंग एनी चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। सो ओपनिंग में लोन अमाउंट कितना था, क्लोजिंग में कितना था, ये आप देखो, और ओपनिंग और क्लोजिंग में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस क्यों आया उसकी सारी डिटेलिंग आपको पढ़नी है। जैसे मान लीजिए ओपनिंग में अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल $8,000 है और क्लोजिंग में मान लो ये बढ़ करके $16,000 हो गया, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का उसके पीछे क्या रीजंस हैं वो आप एग्जामिन करेंगे। कास्ट द शेड्यूल टू कंफर्म इट्स एक्यूरेसी एंड अग्री द क्लोजिंग बैलेंसेस टू द ट्रायल बैलेंस एंड ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप शेड्यूल जो भी मंगाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग लोन्स के उसको आप प्रॉपरली वेरीफाई करेंगे, और आपको देखना है कि क्लोजिंग बैलेंस जो बता रहा है बैंक लोन का क्या वही ट्रायल बैलेंस में मेंशन्ड है और क्या वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मेंशन्ड है या नहीं है, उसको आप जो है अग्री करेंगे। अग्री मतलब एक तरीके से मैच करवाना। अगला पॉइंट है फॉर द न्यू लोन टेकन आउट इन द ईयर रिव्यू द लोन अग्रीमेंट to confirm the amount borrowed, the repayment terms and the interest rate applicable। जो भी नया लोन लिया है उसके लिए उस नए लोन के रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, लोन एग्रीमेंट को प्रॉपरली स्टडी करेगा, उसे पता चलेगा कितना अमाउंट बोरो किया गया है, रीपेमेंट के क्या क्या टर्म्स हैं और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल है, तो ये भी आपको चेक करना है। फिर आगे लिखा है फॉर द न्यू लोन taken out in the year, agree the loan proceeds of $4.8 million per the loan agreement to the cash book and bank statements। इस पॉइंट में स्टूडेंट्स आपको यह देखना है कि जो नया लोन हमने जो लिया है, नया लोन कितना लिया है एज पर द एग्रीमेंट, वो है $4.8 मिलियन। तो क्या यही अमाउंट कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट्स में शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको भी जो है आप यहां पर वेरीफाई करेंगे यानी कि चेक करेंगे।
For loans repaid, agree the final settlement amount per bank correspondence to payments out during the year in the cash book and बैंक स्टेटमेंट। जो भी लोन हम यहाँ पे रीपे कर रहे हैं उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना मतलब बैंक के साथ जो भी बातचीत हुई है कि उनका फाइनल सेटलमेंट अमाउंट कितना है और कितना उन्होंने कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में हिसाब से कितना शो हो रहा है कि उन्होंने कितना पे किया है। Agree the quarterly repayment of the new loan of $150,000 paid on 31st March 2015 to the cash book and bank statement. So कुल मिलाकर के जो $150,000 का जो लोन है जो आपको एक तरीके से क्वार्टरली रीपेमेंट आपको करना है, तो क्या एक्चुअल में वो पे हुआ है या नहीं हुआ है उसको जो है ईयर एंड में जाकर के आप देखेंगे। बाद में जो भी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में उसमें आपको उसको वेरीफाई करना है। The next point is recalculate the split of loan repayment made on 31st March 2015 between the interest and principal. जो भी repayment आपने किया है 31st March 2015 को, जो loan repayment आपने किया है उसको तोड़ के दिखाना है, उसमें interest का कितना हिस्सा है और principal का कितना हिस्सा है। Recalculate interest एंड अग्री टू इंक्लूजन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और देखिए क्या वो इंटरेस्ट जो है प्रॉपर अमाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस रिड्यूस्ड बाय प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड। और फिर फाइनली जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कितना होगा, जो जितना भी प्रिंसिपल अपन ने माइनस किया है उसको निकाल करके हमें आउटस्टैंडिंग लोन जो है शो करनी होती है। तो इसको भी ऑडिटर जो है रिकैलकुलेट करके देखेगा। नेक्स्ट इज रिव्यू द बैंक करस्पॉन्डेंस and loan agreements for confirmation of any early settlement charges incurred on the loans repaid. Agree that these were charged to the profit and loss as a finance charge. So basically यहाँ पे आपको ये भी देखना है बैंक करस्पॉन्डेंस एंड लोन एग्रीमेंट्स के द्वारा ये भी आपको कंफर्म करना है कि किसी प्रकार का कोई अर्ली सेटलमेंट चार्ज तो नहीं है जो कि लोन्स को रीपे करने के लिए। अगर कोई भी इसी प्रकार का अगर कोई चार्ज है तो डेफिनेटली वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम जो है एज अ फाइनेंस चार्ज उसको हम शो करेंगे। Obtain direct confirmation at the year end from the loan provider of the outstanding balances and any security provided. अब बैंक से डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लीजिए कि आपने कितना लोन लिया है और क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है आपको। अग्री कंफर्म्ड अमाउंट टू द लोन शेड्यूल, और जो भी वो अमाउंट बताते हैं उसे लोन शेड्यूल से कंफर्म करना है। रिव्यू ऑल लोन अग्रीमेंट्स फॉर डिटेल्स of covenants and recalculate all covenants to identify any potential or actual breaches. लोन एग्रीमेंट्स को पढ़िए, लोन एग्रीमेंट्स को पढ़ के उसमें जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, जो कंडीशंस है उनको पढ़िए। क्या उन कंडीशंस को किसी प्रकार से कभी तोड़ा तो नहीं गया है, उनको ब्रीच तो नहीं किया गया है, ये भी आपको वेरीफाई करना है। सो ये पॉइंट हो चुका है। एंड द लास्ट पॉइंट इज review the disclosure of non-current liabilities in the draft financial statements, including any security provided, and assess whether these are in accordance with accounting standards and local legislation. Additionally, confirm that the split of current and non-current loans in the financial statements is correct. So कहने का मतलब जो भी लोन अमाउंट है उसको प्रॉपरली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में उसको शो करना है, और जो एक साल में जो भी ड्यू है उसे हमें जो है करंट लाइबिलिटी में उसको हमें शो करना है। तो जो भी इसका जो डिस्क्लोजर्स प्रॉपर होने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सारी बातें होनी चाहिए। कोई लोकल लेजिस्लेचर है तो उसके हिसाब से आपको जो है सारी डिस्क्लोजर्स या फिर जो भी अमाउंट है उसको शो करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो कि बैंक लोन के रिगार्डिंग थे। नाउ अब है हमारा लास्ट पार्ट, इसका डी जो क्वेश्चन है। सो डी से पहले एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट बताया गया है। During the audit of Canopus Company's restructuring provision, the audit team discovered $270,000 of cost included did not meet the criteria for the inclusion as per IAS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets. The finance director has suggested that no adjustment is made in the financial statements as the provision is a matter of judgment and provision has been deemed reasonable. So reasonable by the board. तो स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये बताया गया है कि जो टोटल इन्होंने जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन क्रिएट किया है
उसमें से ऑडिटर का ये कहना है कि $270,000 का जो प्रोविजन इन्होंने क्रिएट किया है उसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया, मतलब जो क्राइटेरिया होता है उसको ये मीट नहीं करता, मतलब इस चीज को जो है प्रोविजन में इंक्लूड नहीं करना चाहिए एज पर IAS 37। बट फाइनेंस डायरेक्टर ने अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसको कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन तो एक तरीके से मैटर ऑफ जजमेंट है, तो हमने जजमेंट कर लिया तो हमारे हिसाब से ठीक है। बट ये सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप $270,000 का एक्सेस में अगर आप प्रोविजन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रॉफिट्स को जो है अंडरस्टेट कर रहे हैं और एक्सपेंसेस को जो है ओवरस्टेट कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो $270,000 है, ये टोटल एसेट से अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो ये मटेरियल है, इट इज अ मटेरियल अमाउंट, और मटेरियल अमाउंट को तो फिर आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सो मटेरियल अमाउंट को अगर आप एडजस्ट नहीं करते हो तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगी, तो फिर आपको ऑडिट ओपिनियन जो है फिर वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो फिर यहां पर ऑडिटर जो है यहां पे एक क्वालिफाइड ओपिनियन वो देगा। सो क्वेश्चन क्या है, discuss the issue and describe the impact on auditor's report if any should this issue remain unresolved। इसका असर ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या होगा अगर ये इश्यू को अनरिजॉल्व रहा, तो अगर इस इश्यू को सॉल्व नहीं किया गया तो इसका असर क्या होगा। स्टूडेंट्स देखिए, इंपैक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, जो टोटल रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन कितने का बनाया गया था, $2.1 मिलियन, इसमें $270,000 इंक्लूडेड है ऑफ कॉस्ट विच डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन एज पर IAS 37 प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। हेंस by including this amount, the provision and expenses for this year are overstated and profits understated। अब क्योंकि इसको हमने इंक्लूड कर रखा है प्रोविजन में, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट कर दे रहे हैं और प्रॉफिट्स को हम यहां पे अंडरस्टेट कर दे रहे हैं। तो इसलिए फिर आगे बताया गया ये एरर मटेरियल है। क्यों मटेरियल है, इट इज 2.3% ऑफ टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आप चाहे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज कह लो या फिर टोटल एसेट्स कह लो, बात एक ही है। तो यहां पे टोटल एसेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज $11.6 मिलियन, तो उसका जब हमने ये निकाला इट कम्स टू 2.3%, so it is a material one, and hence the finance director should adjust the financial statements by removing this cost from the provision and instead expensing it to profit or loss as it is incurred, और फिर उसको जो है प्रॉफिट और लॉस की तरह उसको जो है शो करना है। फिर आगे लिखा है स्टूडेंट्स, द आर्ग्यूमेंट दैट द प्रोविजन इज जजमेंटल, ये कहना मैनेजमेंट का कि नहीं ये तो जजमेंटल है, हैज बीन डीम्ड रीजनेबल बाय द बोर्ड, ये नॉट वैलिड, इनका आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है। IAS 37 हैज स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी इंक्लूडेड विद इन अ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। सो IAS 37 हमें स्ट्रिक्टली बताता है कि हमें किस में हमें रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग कॉस्ट्स फॉर एग्जिस्टिंग स्टाफ मस्ट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड। जैसे ट्रेनिंग स्टाफ को जो भी हम ट्रेन वगैरह करते हैं तो वो जो है इसको बिल्कुल एक्सक्लूड करना चाहिए, प्रोविजन में उसको क्रिएट नहीं करना है। If the finance director refuses to amend this error, the audit opinion will be modified due to material misstatement। अगर फाइनेंस डायरेक्टर इसको एडजस्ट नहीं करेगा, अमेंड नहीं करेगा, तो ऑडिट ओपिनियन डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहां पर जो है फिर मॉडिफाई कर दी जाएगी। As management has not complied with IAS 37, the error is material। एरर मटीरियल तो है बट ये परवेसिव नहीं है, बट नॉट परवेसिव, अ क्वालिफाइड ओपिनियन वुड बी अप्रोप्रिएट। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर एरर मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो वहां पर हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। अ बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ वुड बी इंक्लूडेड आफ्टर द ओपिनियन पैराग्राफ। पहले हम लोग ओपिनियन पैराग्राफ देंगे, फिर उसके बाद जो है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ हम देंगे। एंड वुड एक्सप्लेन द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन रिलेशन टू द इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन एंड द इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो द ओपिनियन पैराग्राफ वुड बी क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर। सो ओपिनियन पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे,
क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर यानी कि बस एक्सेप्ट फॉर के बाद ये वाला प्रोविजन $270,000 वाला प्रोविजन जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये जो है ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कापलान किताब के जो स्टडी किट में जो क्वेश्चंस गिवन है उस टाइप से ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ये नया क्वेश्चन है, तो इसको डेफिनेटली आप एक बार गो थ्रू करिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।